हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 आ गया है, जो हमारा प्लेटफॉर्म के बुक से है। तो वॉल्यूम 4 है ये हमारा। इसमें आज प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे और इसे जहाँ जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा उसको डिस्कशन देने की भी हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, और आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी करें और अपनी तैयारी को चेक करें कि आपने अभी तक कितना सही किया है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। तो पूछ रहा है कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। सिंक किसे कहते हैं? तो सिंक जो होता है वो वह पदार्थ होता है या जलाशय या प्राकृतिक साधन जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिक को जमा और संग्रहित करता है। ये कार्बन सिंक कहलाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है, जलाशय, वन, मृदा, महासागर, ये सब क्या है? प्राकृतिक सिंक हैं। कार्बन का प्राकृतिक सिंक है। तो इसमें जो हमने एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से इसका डी आंसर नहीं है। तो पूछ रहा है सिंक नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर सही डी, विघटित तेल भंडार। बाकी समुद्र, मृदा, वन, ये सब कार्बन का प्राकृतिक सिंक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो लागू किया गया वो 1974 में लागू किया गया। कब किया गया? 1974 में। और बाद में इसे 1988 में पुनः संशोधित किया गया था। बाद में 1988 में पुनः इसको संशोधित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। तो पूछ रहा है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ये है आपका ऑप्शन और हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर महान जागृत मंदिर है, एक बौद्ध मंदिर है जो कि बिहार के गया जिले के बोधगया में स्थित है। कहाँ है? बिहार के गया जिले के बोधगया में स्थित है। और बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तभी से वह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। और महाबोधि मंदिर का संबंध अशोक से जुड़ा हुआ था। किससे? अशोक से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री से का तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो पूछ रहा है कि किस फसल के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर से लेके 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चावल के लिए उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल चावल के लिए औसतन 27 डिग्री से तापक्रम एवं 100 डिग्री सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और चावल जो है भारत का मुख्य खाद्य फसल है और सबसे अधिक चावल चीन में उत्पादन किया जाता है और भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है कटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चावल भारत का मुख्य फसल है और चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में अवस्थित है, अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो। ठीक है, और ये केंद्रीय चावल संस्थान पूछा जाता है, ये कहाँ है? कटक में, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेल के लिए। अंकलेश्वर तेल के लिए प्रसिद्ध है और अंकलेश्वर जो है गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। किसका? पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है अंकलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो भाषा बोलते हैं वो है मलयालम। कौन सा? मलयालम। लक्षद्वीप में कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है। और तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है और लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थापित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में अवस्थित है
और परमाणु अनुसंधान केंद्र कैगा, रावतभाटा, तारापुर, नरोरा, ककारपाड़ा, कुंडनकुलम, जैतपुर, रूपपुर में अवस्थित है। और तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। कौन सा? तारापुर। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो आपको बता दें कि मोहम्मद हामिद अंसारी ये हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। रामास्वामी वेंकटरमन भी रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा भी रह चुके हैं। यानी कि APJ अब्दुल कलाम जो है ये नहीं थे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। और रामास्वामी वेंकट का जो कार्यकाल था वो 1984 से लेके 1987 तक था। शंकर दयाल का 1987 से लेके 1992 तक था। और मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे, इनका कार्यकाल लगातार 2 बार हुआ था। ठीक है। और उपराष्ट्रपति के पद का जो सृजन है वो अनुच्छेद कितने में दिया हुआ है? 63 में दिया हुआ है। और ये पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ये भी याद रखेंगे। और वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति है कौन है? M वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम बुदंत को। इन्हें व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन डैश में किया गया था? तो भारत संविधान का पहला संशोधन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फूल में गर्भ केसर है। फूल में गर्भ केसर जो है वो किसका है? नर प्रजनन अंग, मादा प्रजनन अंग, उभयलिंगी और एक लिंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। फूल के गर्भ केसर जो होता है वो मादा प्रजनन अंग है। और जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्म भाग लेते हैं उसे लॉन्गिंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लॉन्गिंग जनन कहते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव जो है वो संबंधित है उड़ीसा राज्य से। कहाँ से? उड़ीसा से। और नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा हुआ प्राचीन उत्सव है। और यह नवकलेश्वर उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है इस फेस्टिवल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। गोदावरी नदी की जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। और गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रंबकम गांव की पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी भी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? ये हमारा करंट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे जब हम करंट करवाएं उसमें बताएं भी हैं कि ये भूटान ने किया है। और ये हमारे निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। जो भूटान के जो भूटान में जो व्यापार करने जाएंगे उनको भीम UPI के लिए सुविधा होगा। उसके बाद है, भारत के मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु मिश्रा। ये जो है सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको 20 और 20वां स्थान से आप लोग इंडिकेट करके याद कर सकते हैं। इसे जब रिलेट करेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। तो 2020 और 20वां स्थान ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है,
योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंट्रल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गंभीरनाथ गोरखपुर में। कहाँ? बाबा योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर जो है वो गोरखपुर में उद्घाटन इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? तो पहले बढ़ेगी, समान रहेगी, फिर समान रहेगी। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान दुगुना होता है तो नमूने की सक्रियता जो है वो बढ़ जाएगी और विघटन नियतांक जो है वो हमेशा समान रहेगी। और रेडियो सक्रियता की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक मात्रा में वह क्षय भी करता है, ये भी याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर धनायन है? अल्फा पार्टिकल पर, बीटा पार्टिकल पर, एक्सरे पर और गामा रेस पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल पर धनायन होता है और अल्फा बीटा कैथोड एनोड तथा ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा बीटा जो है ये क्या है? एनोड, कैथोड एनोड तथा ध्वनि तरंग है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग यह नहीं है, ये भी याद रखेंगे। और गामा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और गामा किरणें का खोज कौन किया था? पॉल बिलियार्ड ने किया था। और एक्स किरणें का खोज किया था डब्ल्यू रोंटगेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने इलेक्ट्रॉन, 22 नंबर क्वेश्चन, किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? तो बोर मॉडल को रूपांतरित किया था सोमरफेल्ड। कौन? सोमरफेल्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमरफेल्ड ने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात में गुणित अनुपात के नियम के पालन करते हैं। किसके? गुणित का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है और यह जो है गोदावरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? गोदावरी नदी पर। और गोदावरी नदी को हम बताए हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गोदावरी नदी नासिक जिला के त्रंबकम गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, सबरी कार्तिक कौन है? तो सबरी कार्तिक ये करंट का क्वेश्चन है, एक मिनट, ये प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। कौन? 25 का ए हो जाएगा सही आंसर। सबरी कार्तिक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। अगला क्वेश्चन है, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी जो है कहाँ है? असम में है। 26 का हो जाएगा बी। ये तीनों जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो असम में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी और सबसे छोटा कौन है? डिब्रू सैखोवा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो भारतीय मुद्रा के नोट जो है वो नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है वह मालदीव की राजधानी है। किसकी है? मालदीव की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 जो है वह एक बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। बाहरी प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा ग्रह है। कौन? प्लेनेट 9। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है वो केन्या में है। कहाँ है? केन्या में। और यह जगह अफ्रीकन सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? अफ्रीकन सफारी के लिए। और इस अभ्यारण्य में इस अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? शेरों का देश भी कहा जाता है। मसाई मारा को शेरों का भी देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है?
तो पहला स्टेटमेंट है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। यह एक लघु गणीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, नहीं ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब 8 से 9 तीव्रता की भूकंप आती है तो ये बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, और ये महाविनाशकारी भी होते हैं। अगला है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में, यानी कि 1944 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मिलान कीजिए। तो आर्य समाज किसका है? दयानंद सरस्वती का है, ए का सी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद का है, 2 का ए हो जाएगा। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये जो है जी अगरकर का है। और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री का है। तो इसके हिसाब से जो मिलान है उसके हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरोज काशिफ। ये पाकिस्तान के हैं और सबसे कम उम्र में पर्वतारोही बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो जापान के ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है, जो हम करंट में बताए भी थे। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत में ई कॉमर्स जो बढ़ा है वो 25% बढ़ गया है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो शालीमार बाग जो लगवाया था वो लगवाया था जहांगीर ने। श्रीनगर में शालीमार बाग का सम्राट जहांगीर द्वारा निर्माण कराया गया था। और जहांगीर का शासनकाल कब से था? 1605 से लेकर 1627 तक। और मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल भी जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर का मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और जहांगीर स्वयं चित्रकला के महान परखी यानी कि विशेषज्ञ थे। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मशहूर, विशनदास, अबुल हसन ये महान कलाकार थे। और उस्ताद मशहूर जो था वो मशहूर ने बाज का चित्र बनाया था। किसका? बाज का चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, अरुणा असफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। एक मिनट, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, मैं चेक कर। हाँ तो सही है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली को कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। बौद्ध गुफा प्रसिद्ध काल महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। ये चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध मंदिर है। किसको? चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया था। उसके बाद है मालवी अग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। और मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित यह नाटक है। और अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की महानतम नाटक है। और कालिदास ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश आदि पुस्तक भी लिखे हैं। और कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न में भी शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। और मैडम कामा जो थी ये भारतीय क्रांतिकारी की माता मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इस दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन भी होता है। तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार की थी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का, और मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहली पक्षी महोत्सव का नाम क्या है? तो कलरव। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कलक लिखा गया है मिसप्रिंट से, कलरव होगा। तो कलरव है पक्षी महोत्सव का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल को मान लिया। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो कब 19वीं शताब्दी का पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के समाज सुधार के नायक थे, जनक थे और अग्रगामी भी थे। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे और इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1489 से 1517 का इसका कार्यकाल था, और 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया, और 4 में स्थापना किया, और 1506 ईस्वी में इसने क्या किया कि आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। 47 नंबर है, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की? तो कोलंबस ने जब निकला था खोज करने के लिए, तो वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन क्या हुआ कि उसे भारत का खोज नहीं कर पाया और वह अमेरिका का खोज कर लिया। तो कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया था। कब? 1492 ईस्वी में। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनिस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये लोग? वेनिस के निवासी थे। और 12 अक्टूबर 1492 को इसका अमेरिका का खोज किया था। और कैप्टन कुक जो था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी खोज किया था। कौन? कैप्टन कुक। 48 में है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से आता है? तो चांदी का आयात मुख्य रूप से आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर यूरोप में चांदी के आयात, इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में चांदी का आयात मुक्त मैक्सिको से आता है। कहाँ से? मैक्सिको से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 49 नंबर है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो स्पीड ये है, एक्यूरेसी भी है, डेटा स्टोरेज भी है, और इंटेलिजेंट कोशेंट नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में पेंट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो अम्ल की क्रिया से बचाता है वो हो गया बलगम। ऑप्शन नंबर बी। 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस HCl2, पेप्सिनोज तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक है। अगला है शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवा नकवी। शेड ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक सवा नकवी हैं। 52 में है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान 2012 सितंबर 2012 में शुरू किया गया था, और 19 अप्रैल 1975 को भारत में पहली बार सैटेलाइट उपग्रह भेजा गया था। कब? भारत में 1975 में पहली बार, जिस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है पौधों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन
अन्य यौगिक के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है और हमारे वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन जो है सभी जीवन रूपों के लिए अनिवार्य होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए तथा कुछ विटामिन का भाग होता है। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिक जैसे एल्कलाइड तथा यूरिया के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो इसका हो जाएगा ध्रुमांश। सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के ध्रुमांश में होता है, ऑप्शन नंबर बी। और न्यूरॉन किसको बोलते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए गोले के आयतन से मूल गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे आप लोग बना लेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है 2r/r रूट अंडर, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, 2r³ होल क्यू और इसका बाय r, ठीक है। इस फॉर्मूला पे आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है एकरिंग से संबंधित है। 0.023 एकरिंग प्लस 0.22 एकरिंग का मान ज्ञात करें। तो आपको पता होगा कि जितने नंबर पे एकरिंग होता है उस नंबर का बटा उतना 99 होगा। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है जिस पे एकरिंग है? तो 2 है। तो इसका हो जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं 23rd, एक मिनट, 23rd/99 प्लस यहाँ फिर 22, 2 नंबर पे एकरिंग है पॉइंट के बाद, तो इसमें हो जाएगा 22 + 99। और इसके जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है और अपने पुत्र के मदद से वह 3 दिन में पूरा कर सकता। पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होल 1/2। 58 नंबर, 2 समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की परिमिति क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 का कि 2 संख्याओं का मौसम 15 और लौसव 225 है। तो संख्या 45 और दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है कि ये लौसव गुने मौसव LCM गुने HCF बटा संख्या। तो संख्या कितना है? 45 है। तो इस दोनों को गुना करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण का सोशलिस्ट पार्टी से संबंध है। कहाँ से? सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण का संबंध है। और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगाशरण सिन्हा, राम वृक्ष, बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर किया था। और 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिमों में मतभेदों में कमी। जब खिलाफत आंदोलन हुआ था तो उसका परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी। अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी की प्रथम बैठक दिल्ली महात्मा गांधी की अध्यक्षता में की गई थी और अली बंधु खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। कौन? अली बंधु। 62 नंबर है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। और 1929 में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबनीय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे संबनीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे
और पवनार आश्रम का संबंध भी विनोबा भावे से है। किससे? विनोबा भावे से। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के जनक थे और विनोबा भावे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से यहाँ पे निम्नलिखित होना चाहिए, किसने बंगाल में सरकार की द्वंद्व प्रणाली की समाप्त की? तो बंगाल में द्वंद्व प्रणाली को समाप्त किया तो गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली वॉरेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और बंगाल में द्वंद्व शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू रहा था। द्वंद्व शासन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के परिणाम स्वरूप लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, एक लड़के का भार 300 न्यूटन और एक मकान की दूरी दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह आपस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है? तो वह कितना कार्य करता है, तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट एक क्वेश्चन छूट गया पीछे, पहले हम इसको कर देते हैं फिर उसको बता देते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि क्या होता है कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर देखते हैं, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो F इंटू 0 इक्वल टू 0 ही तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका आंसर। और यदि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो S बराबर 0 कार्य, यानी कि कार्य जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर प्रारंभिक दूरी समान हो तो। यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया था, इसे हम करवा देते हैं। 65 नंबर, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश को वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है और प्रकाश की चाल लाल रंग के लिए सर्वाधिक होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो साधारण तुला जो कार्य करती है वो किस पे करती है? तो वो बलयुग्म के सिद्धांत पर। साधारण तुला बलयुग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है और किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समानांतर बलों को बलयुग्म कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कि 8 डायाप्टर तथा -10 डायाप्टर दो लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो लेंस इसका हो जाएगा -2 डायाप्टर से -50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 16 वन पाए जाते हैं। भारत में 16 वन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। ये 1, 3 और 4 नीलगिरी पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर और पालनी की पहाड़ी पर 16 वन पाए जाते हैं। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? 16 वन के नाम से जाना जाता है। और 16 शब्द जो है तमिल शब्द कोलाई का उपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है ठंडा स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी, खार और पंख मैदान मैंग्रोव वनस्पति के लिए कारक आवश्यक है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी, खार, पंख मैदानों डेल्टा क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती है और वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास के साथ साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कोडिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ना कि उड़ीसा में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। अचन कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, अचना कमार वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो वृद्ध हिमालय,
फोटुला दर्रा, पीर पंजाल, खरदुंगला, जास्कर, बनिहाल। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। क्योंकि खरदुला लेह जिले की ऊंचाई पर है, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है और बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग में है। ठीक है, और बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। और बुजुला दर्रा श्रीनगर के गिलगिट से जोड़ता है। किसको? गिलगिट से जोड़ता है श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है, डिफू या दिफू दर्रा स्थित है। आपको ये दोनों देखने को मिलेगा, कहीं कहीं डिफू मिलेगा, कहीं कहीं दिफू मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो डिफू दर्रा स्थित है, तो डिफू दर्रा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। तिजू दर्रा कहाँ है? तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में पड़ता है और जलेपला सिक्किम में पड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड का है, लिपुलेखा उत्तराखंड का है, और माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड का है और लिपुलेखा भी उत्तराखंड का है। नाथुला सिक्किम में है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 74 नंबर, उत्तरी अमेरिका की नदियां में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो कपास की पेटी के नाम से मिसिसिपी नदी, बी क्या है? मिसिसिपी को जाना जाता है। मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिणी भाग कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसीलिए इसे कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। और भारत में कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। भारत में गुजरात और महाराष्ट्र कपास का मुख्य उत्पादन राज्य है, ये भी याद रखेंगे। अगला है, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की। केन नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी है। कौन से? डीवीसी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका के शीर्ष देश कौन रहा? तो अमेरिका रहा है और चीन जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 पूछे तो अमेरिका प्रथम स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, निकोल पासिन्यान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो अर्मेनिया के, ऑप्शन नंबर सी। अम्बुबाची महोत्सव कहाँ मनाया गया? अम्बुबाची महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। 79 नंबर क्वेश्चन, आदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग ली है? तो आदिति अशोक जो है वो गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। 80 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है? तो विश्व के धरोहर में स्थलों में भारत जो है वो 6 स्थलों को शामिल किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो अस्थिबंध यानी कि लिंगामेंट से। किससे? लिंगामेंट से। और मानव शरीर में 2 हड्डी जो होता है वो अस्थिबंध होता है, आदि अस्थिबंध से जुड़ा होता है। और मांसपेशी एवं अस्थि अगर पूछे तो वो टेंडन कहते हैं। क्या? मांसपेशी एवं अस्थि को टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो मार्सुपियल्स का उदाहरण जो है वो कंगारू है, ऑप्शन नंबर ए। मार्सुपियल्स किसको कहते हैं? तो सबसे पहले धानी प्राणी या मार्सुपियल्स स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग है जो अपनी शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी यानी कि थैला में रखते हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो कंगारू है, जो अपने बच्चे को पेट में छुपा के रखता है। तो ये कंगारू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिफिकेशन। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब जल स्रोत में नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं पोटेशियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, तो यूट्रिफिकेशन वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो है गाजर, ऑप्शन नंबर ए। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, पत्ता गोभी और स्ट्रॉबेरी में दोनों में क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर
में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर 85 का। और हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसे घेंघा रोग भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो VCG का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत पूछा जा रहा है तो रोजगार और बेरोजगार ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये भी राज्य के अंतर्गत नहीं है। भूमि और भवन पर कर, हाँ ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी 87 का सी, भूमि और भवन कर विषयों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय शामिल किया गया है। राज्य सूची में वर्तमान में कितना है? 59 है, जब से GST लागू हुआ है तब से। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटें कितनी आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 47। और अनुसूचित जातियों के लिए पूछे तो इसका हो जाएगा 80। अनुसूचित जाति के लिए 89 है शायद, एक मिनट में, हाँ 84 है, सॉरी 84 है अनुसूचित जनजातियों के लिए। और आंग्ल भारतीय जो चुना जाता था उसे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। राष्ट्रीय योजना के निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। योजना में धन आवंटन को सुझाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध होता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और सहाराकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया जाता है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 के अंतर्गत। अगला है, IMF की स्थापना कब किया गया था? तो IMF की स्थापना कब किया गया था? तो 1945 में। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा निम्न से प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा इनकम जो आता है वो आता है कहाँ से? तो तृतीय सेक्टर से। तृतीय सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 96 में, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन सा है? तो यह है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी यानी कि टिस्को। टिस्को जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था भारत में। और कब किया गया था टिस्को का स्थापना? 1907 में सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के कैमूर में स्थित है। कहाँ? बिहार के कैमूर में स्थित है और यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई। रोहतास, ये कौन सा? जमुई हो जाए। रोहतास जिला धारवाड़, सॉरी ये गलत हो गया, जमुई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहतास। रोहतास जो है वो धारवाड़ जिला, रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। और बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन? यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन कि बिहार के निम्न जिलों में से
किस जिले में पिडमोंट स्पैम्प मिट्टी होती है, पाई जाती है? तो बिहार के 3 जिले में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99 का। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिलों में पिडमोंट स्पैम मिट्टी पाई जाती है। और बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण के जिले में होता है, तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा पर होता है, और गंगा बिहार के मैदान में जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष के लिए, ये तो होता है 6 वर्ष के लिए, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 65 वर्ष की आयु से पहले, हाँ, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, वो भी पहले हो, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब तक उनका कार्यकाल रहता है। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन जो यहाँ पे समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।